हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। कल हमने रनआप को मेजर करना सीखा था। अब हम आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स की। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, फसलों की जल मांग। फसलों की जल मांग क्या होती है? फसलों को कितना पानी चाहिए, कब चाहिए, कब कितना, अगर मॉइस्चर कंटेंट कितने से नीचे जाएगा तब आपको इरिगेशन की जरूरत होगी। साइकिल ऑफ इरिगेशन कब हो, क्या होगी, मतलब कितने टाइम पीरियड के बाद आप इरिगेशन प्रोवाइड करें फसलों को। ये सब चीजें इसमें आप पढ़ेंगे। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, रेडियली अवेलेबल वाटर क्या होता है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप सीजन की। क्रॉप सीजन्स, भारत में मेनली दो सीजन लिए जाते हैं, है तो तीन जो है, लेकिन मेनली दो होते हैं। एक होता है खरीफ, दूसरा होता है रबी। पहला देखते हैं खरीफ क्रॉप क्या होता है। हाँ, तो खरीफ क्रॉप की बात कर रहे थे। खरीफ क्रॉप का जो होता है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो है इसका पीरियड होता है, जो खरीफ क्रॉप होता है आपका। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का जो है इनका पीरियड होता है। ये जो है इन खरीफ क्रॉप्स के बीच में जो है खरीफ क्रॉप में कौन सी फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, तो हम बात करें खरीफ क्रॉप की, तो इन्हें जो है आप समर क्रॉप भी कहते हैं। खरीफ क्रॉप को आप समर क्रॉप बोलते हैं। खरीफ क्रॉप को समर क्रॉप बोलते हैं। ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक होता है इसका टाइम पीरियड, आप बेस पीरियड कह सकते हैं। मतलब ये फसलें 1 अप्रैल के बाद में बोई जाती हैं, 30 सितंबर से पहले जो है इनकी कटाई कर ली जाती है। इनका समय जो है यही होता है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं। खरीफ क्रॉप के अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं? राइस, बाजरा, राइस हो गया, बाजरा हो गया, मेज, कॉटन, ग्राउंड नट, मूंगफली जिसे आप कहते हैं, मेज मक्का हो गया। राइस चावल, बाजरा, मक्का, कॉटन और ग्राउंड नट हो गया। और पल्स दालें जितनी होती हैं इसी में आती हैं। पल्सेस, तिल का तेल आप जानते होंगे, एटसेट्रा। ये खरीफ का क्रॉप सीजन जो है मेनली दो प्रकार का होता है। खरीफ क्रॉप क्या होता है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक इसका टाइम पीरियड होता है। ये समर क्रॉप के नाम से जाना जाता है। इसमें आती है जो फसलें मेनली राइस हो गया, बाजरा, मेज, कॉटन, ग्राउंड नट, पल्सेस, तिल एटसेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप की। रबी को आप जो है विंटर क्रॉप भी कहते हैं। रबी क्रॉप की बात करें तो विंटर क्रॉप कहते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होता है 1 अक्टूबर से 31 मार्च। ठीक, तो इसका टाइम पीरियड होता है रबी का, वो होता है 1 अक्टूबर से 31 मार्च। इसको क्या कहते हैं? विंटर क्रॉप। विंटर क्रॉप बोलते हैं इसको। इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आते हैं? इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, जौ, व्हीट से गेहूं कहते हैं, बार्ले, जौ। ठीक है, ग्राम, चना, लिनसीड हो गया। ठीक, आपका मस्टर्ड हो गया, सरसों, मस्टर्ड हो गया, पोटैटोज, आलू हो गई, टोबैको, तंबाकू जिसको कहते हैं आप। ठीक है, इतनी सारी फसलें जो है इसके अंदर आती हैं। इसे विंटर क्रॉप कहते हैं। इसके अंदर व्हीट, बार्ले, ग्राम, लिनसीड, मस्टर्ड, पोटैटोज, टोबैको, इतना चीजें आती हैं। एक होता है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप क्या होता है? जो सब्जियां होती हैं आपकी, जैसे करेला वगैरह हो गया जो इस समय बिक रहा है, ये समय आपका जायद क्रॉप ही चल रहा है, जायद सीजन, तो इसी को कहते हैं जायद। ठीक है, सब्जियां वगैरह उसके अंदर आती हैं। एक होता है आपका पेरिनियल क्रॉप, जो वर्ष भर लगी रहती हैं, जैसे गन्ना हो गया आपका,
गन्ना क्या होता है आपका, पूरे उनका उसका टाइम पीरियड 1 वर्ष का ही होता है, पूरा जो है पूरा साल लगे रहते हैं आपके खेत में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की। तो अभी हम रबी और खरीफ की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो है आपका क्रॉप रेशियो। क्रॉप रेशियो क्या होता है? क्रॉप रेशियो के अंतर्गत जो आता है आपका कि जो खरीफ में सींचा गया क्षेत्रफल, खरीफ के सीजन में कितना क्षेत्रफल सींचा गया आपका, और रबी के सीजन में कितना क्षेत्रफल सींचा गया, ये इसका रेशियो जो कहलाता है उसी को कहते हैं क्रॉप रेशियो, ठीक है। खरीफ के समय में सिंचित क्षेत्र बटे रबी के समय में सिंचित क्षेत्र। जो नॉर्मली देखा गया है कि रबी के समय में जो सिंचित क्षेत्र होता है हमेशा खरीफ से ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो क्रॉप रेशियो क्या होता है, कह सकते हैं जो खरीफ सीजन होता है उस समय में जो सिंचित क्षेत्र होता है, एरिया इरिगेटेड इन खरीफ सीजन, ठीक, एरिया इरिगेटेड इन खरीफ सीजन बटे एरिया इरिगेटेड इन रबी सीजन। कुछ बुक में रबी को ऊपर कर दिया है और खरीफ को नीचे कर दिया, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो खरीफ ही ऊपर रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एरिया इरिगेटेड इन खरीफ सीजन, एरिया इरिगेटेड इन रबी सीजन, इनका रेशियो जो होता है वो आपका कहलाता है क्रॉप रेशियो। जो रबी सीजन का जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है खरीफ से, इसको ध्यान रखिएगा, खरीफ से हमेशा जो है ज्यादा एरिया सिंचित करता है रबी का फसल जो है। अब हम बात करते हैं इनका रेशियो, जो जनरली इसका रेशियो होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप यही लगाएंगे 1/2 या 1:2, ठीक है। जो रबी का सिंचित क्षेत्र होता है खरीफ का 2 गुना होता है, ठीक है। तो जनरली जो लिया जाता है 1/2 यानी 1:2, ठीक। अब हम बात करते हैं और सारी टर्मिनोलॉजीज की। अब दूसरा है आपका बेड क्रॉप, ठीक है। ऐसी फसल जो है नेचुरली वाटर सोर्स पर नहीं डिपेंड करती हैं, आर्टिफिशियली वाटर सोर्स पर डिपेंड करती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, वेट क्रॉप कहते हैं। दूसरा होता है आपका ड्राई क्रॉप। ये फसल जो है केवल और केवल वर्षा के पानी से सिंचित होती हैं। ऐसी फसलें जो वर्षा के पानी से सिंचित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ड्राई क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप, लेग्यूमिनस क्रॉप क्या कहलाता है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो आप खेत में लगाते हैं तो वो खेत की उर्वरकता को बढ़ा देती हैं। आपको पता होगा जो जितने हर एक फसलें होती हैं, हरी फसलें, क्या होता है गांव में आप देखे होंगे कि कुछ फसलें ऐसी बोई जाती हैं जो बोने के बाद जब बड़ी बड़ी हरी हरी हो जाती है तो उनको काट जो है जोत दिया जाता है उसी में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, खेत की उर्वरकता बढ़ जाती है, उसे लेग्यूमिनस क्रॉप्स कहते हैं। कि मतलब खेत की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें लेग्यूमिनस क्रॉप कहते हैं। एक होता है डबल क्रॉप। डबल क्रॉप क्या होता है कि एक ही समय पर अलग अलग फील्ड में अलग अलग 2 फसलें बो दी जाएं या उससे अधिक फसलें बो जाएं। 2 ही डबल है तो डबल ही 2 ही कहेंगे कि मतलब एक ही समय पर एक ही फील्ड के कुछ पार्ट पर एक फसल बो दी जाए, दूसरी पार्ट पर दूसरी फसल बो दी जाए, तो उसे डबल क्रॉप कहते हैं। इसका क्या नुकसान होता है कि किसी फसल को जो ज्यादा पानी चाहिए, किसी फसल को कम चाहिए, और इरिगेशन कैनाल आपकी कम फसल वाली के लिए जो है डिजाइन की गई है उस समय, तो आप क्या करेंगे, दूसरी फसल जो आपकी वो नुकसान हो जाएगा उसका, ठीक है। ये होता है डबल क्रॉप। अगला होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। आपको पहले लेक्चर में ही बताया था इसके बारे में, फिर से बता देते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि एक ही समय में एक ही फील्ड पर एक से अधिक फसलें बो दी जाए। एक ही फील्ड में एक ही समय पर एक से अधिक फसल बो दी जाए, तो उसमें क्या होगा कि आपकी फसल की जो पैदावार है वो घट जाती है, ठीक है। तो ये कहलाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। कैश क्रॉप, कैश क्रॉप क्या होता है, नकदी फसलें जिसको कहते हैं। ऐसी फसलें जो केवल जो है धन अर्जन के लिए जो है बोई जाती हैं गांव में या किसानों के द्वारा, जो केवल जिसका मेन पर्पज होता है अपने उपयोग के लिए नहीं बोई जाती हैं, बस वो केवल धन अर्जित करने के लिए बोई जाती हैं। जैसे गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, चाय हो गया, जूट हो गया, ये सब चीजें नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। गन्ना, शुगर केन जिसको बोलते हैं आप, तंबाकू, टोबैको,
चाय, जूट, ठीक है। ये हो गया कैश क्रॉप। अगला जो है आपका क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड क्या होता है? फसल को बोने से लेके फसल के काटने तक का समय क्रॉप पीरियड कहलाता है। जिस दिन आप फसल बो रहे हैं वहां से लेके जिस दिन आप काट रहे हैं उसके बीच का जो समय होगा आपका क्रॉप पीरियड कहलाएगा। दूसरा आपका बेस पीरियड। बेस पीरियड क्या होगा? बात करते हैं बेस पीरियड की। बेस पीरियड क्या होता है कि फसल के बोते समय जो पहली सिंचाई तथा फसल के काटने से पहले अंतिम सिंचाई के बीच का जो समय होता है उसे आप बेस पीरियड कहते हैं। बेस पीरियड जो होता है उसे क्रॉप पीरियड के लगभग इक्वल ले लेते हैं जब आप न्यूमेरिकल्स जो है करते हैं, क्योंकि वहां पे क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड दोनों दिया ही रहता है जो लगभग, तो कोई भी आप एक ले सकते हैं उसमें, ठीक है। दोनों को एक ही मान लिया जाता है जब न्यूमेरिकल करते हैं, लेकिन ये अलग है एक्चुअली में, आप जानिए। अच्छा बताइए, क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड में ज्यादा कौन होगा? जाहिर सी बात है क्रॉप पीरियड ज्यादा होगा, ठीक है। अगला जो टर्मिनोलॉजी है आपका ओवरलैपिंग पीरियड। ओवरलैपिंग पीरियड क्या होता है? आपके खेत में एक फसल खड़ी है, अभी वो काटी नहीं गई है, तब तक दूसरी फसल बो दी जाए, समझ रहे हैं। अभी आपकी एक फसल खड़ी है खेत में, काटी नहीं गई, तब तक उसी के बगल में दूसरे फील्ड में आप दूसरी फसल बो दें। तो इससे होता क्या है कि आप एक फसल के लिए जो कैनाल आपकी डिजाइन की गई है, मान लीजिए खरीफ क्रॉप के लिए आपकी डिजाइन की गई है, तो एक फसल के लिए डिस्चार्ज आ रहा है कैनाल में, आपने उसी समय दोनों दूसरी फसल बो दी, तो एक ऐसा समय आएगा जिस समय दोनों फसलों को पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन आपकी कैनाल तो उतने के लिए डिजाइन है नहीं, तो फिर क्या होगा? आपकी एक फसल खराब हो जाएगी, किसको पानी देंगे आप? तो ये चीज होता है ओवरलैपिंग पीरियड, ये भी जो थोड़ा सा गड़बड़ है। अब है प्लेयो इरिगेशन जो होता है, ये क्या होता है? ये होता है आपका खेत को तैयार करने के लिए। अगर आपका खेत है, गर्मी का बहुत ज्यादा सीजन पड़ रहा है, खेत से नमी गायब हो गई, अब आप उसकी जब भी जोताई कराएंगे तो क्या करेंगे? देखते होंगे आप, जोतने से पहले उसमें पानी भर दिया जाता है खेत को तैयार करने के लिए, क्योंकि नमी है नहीं उसको, तो फिर उस वाटरिंग को क्या कहेंगे? प्लेयो इरिगेशन। मतलब खेत की जुताई से पहले जो इरिगेशन किया जाता है वो आपका प्लेयो इरिगेशन कहलाता है। फिर क्या है आपका? कोर पीरियड। कोर पीरियड। कोर पीरियड क्या कहलाता है? जब आपके पौधे कुछ सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं, बोने के बाद कुछ सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता तभी होती है, तो उस पीरियड को है कोर पीरियड कहते हैं। पौधों के कुछ सेंटीमीटर लंबे होने के बाद जो पहले पानी की आवश्यकता होती है उसी को कोर पीरियड कहते हैं। कुछ फसलों के लिए कोर पीरियड आप लिख लीजिए। राइस के लिए जो आपका होता है कोर पीरियड, राइस के लिए जो आपका कोर पीरियड होता है वो 2 से 4 वीक्स का होता है, ठीक है। अगर वीट की बात करें, गेहूं की, तो 3 से 8 वीक का होता है। अगर यही आप बात करें शुगर केन की, गन्ने की, शुगर केन की बात करें तो 2 से 6 वीक का होता है आपका कोर पीरियड। कोर पीरियड का मतलब क्या हुआ कि फसल बोने के बाद जब कुछ सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं पौधे, तो उनको पानी की आवश्यकता होती है, तो उस समय को जब पहली सिंचाई की जाती है तो उस पीरियड को कोर पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो गेहूं चावल के लिए आपका 2 से 4 वीक्स होता है, गेहूं के लिए 3 से 8 वीक होता है, शुगर केन के लिए 2 से 6 वीक होता है। फिर क्या है? कोर डेप्थ क्या है? कोर डेप्थ क्या होता है कि अगली लिखते हैं कोर डेप्थ। कोर डेप्थ क्या होता है कि कोर पीरियड के दौरान जो आप पानी प्रोवाइड करते हैं, कितने डेप्थ में प्रोवाइड करते हैं, उस डेप्थ को कोर डेप्थ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटी फैक्टर, पहले लिखते हैं टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या होता है कि जो कैनाल होती है आपकी, वो डिजाइन की जाती है कि इस सीजन में इतने दिनों तक चली। मान लीजिए आपकी 10 दिनों के लिए डिजाइन की गई, एक्चुअल में चली 8 दिन, तो जो एक्चुअल में चली है, जो आपकी एक्चुअल में कैनाल जो है जिसमें पानी आया है, एक्चुअल में जो है वो बते डिजाइन कितने दिनों के लिए डिजाइन किया गया है और कितने दिनों तक एक्चुअल में कैनाल में पानी आया। मान लीजिए 8 दिन तक आया, 10 दिन के लिए डिजाइन किया गया था, 0.8 होगा आपका टाइम फैक्टर, ठीक है। फिर अगली आपकी टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स है
जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक ग्रॉस कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया जिसे आप GCA बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका, आप जानते हैं कोई कैनाल जाती है तो वो सिंचित करने के लिए बनाई जाती है क्षेत्र को, तो वो कैनाल अपने चारों तरफ जितने मैक्सिमम एरिया को सिंचित कर सकती है वो आपका GCA कहलाता है। एक कैनाल अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग जितने मैक्सिमम एरिया को सिंचित कर सकती है वो उसका GCA कहलाता है, उस कैनाल का। ये दो प्रकार का होता है GCA। इसके अंदर दो चीज आते हैं, प्रकार नहीं, इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक होता है CCA, एक होता है NCA, कल्चरेबल कमांड एरिया, नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया। नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया और कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया क्या है कि GCA का वह भाग, GCA का वह भाग जिस पर हम कृषि करते हैं और उसको सिंचित करते हैं। GCA का वह भाग जिस पर हम कृषि करते हैं और उसको सिंचित करते हैं वो आपका कल्चरेबल कमांड एरिया कहलाता है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कल्चरेबल कमांड एरिया कितना है तो आप उसको GCA का 80% ले लेंगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया। क्या होता है कि जो GCA होता है, जितना आप नहर बनाई जाती है तो वो जितने एरिया को सिंचित कर सकती है उन सभी एरिया पे कृषि नहीं होती है। आप देखते होंगे आपका घर बना है, सड़क गई है, वहां से नदी है, तालाब है, तो वहां पे कृषि थोड़ी होगी। तो ऐसे एरिया जो जिन पर कृषि करना जो है पॉसिबल नहीं है या कृषि नहीं की जाती है तो आपका नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया हो जाएगा। जैसे रोड हो गया, रिवर हो गई आपकी, आपका घर हो गया, ठीक है, पॉन्ड वगैरह हो गया, ठीक, ये चीज आता है। ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, कोई रिवर, कोई कैनाल जितना मैक्सिमम एरिया सिंचित कर सकती है, करती नहीं है, कर सकती है, तो वो चीज आपका GCA में आएगा। लेकिन GCA के अंदर दो चीजें होती है, एक CCA और NCA। CCA क्या होता है कि कोई कैनाल जितना सिंचित करती है, जिस पर कृषि जो है होती है, तो वो CCA होता है। और NCA होता है कि GCA का वह पार्ट जिस पर कृषि नहीं होती है, रोड वगैरह हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, ऐसी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को आप जो है एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब ही एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से होता है। अब एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, जो जिसे आप इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहते हैं, वो क्या होता है, जो सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होती है आपकी, सम ऑफ सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो होता है एक्चुअली में एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन के रूप में व्यक्त किया जाता है। और एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, जो सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होती है उसका जो है सम होता है। पहले बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होती है। सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, खरीफ, रबी, जायद, ये सारे सीजन है आपके। तो क्या होता है सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की किसी एक सीजन में CCA का वह पार्ट जो सिंचित किया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि किसी एक सीजन में पूरे CCA पर आपको कृषि जो है की जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि CCA का वह पार्ट जो किसी एक सीजन में सिंचित किया जाता है, प्रतिशत में इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो CCA का वह प्रतिशत भाग जिसको जो है किसी एक सीजन में सिंचित किया जाता है, तो वो आपका सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहलाता है। सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का सम जो है आपका एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन या इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका खरीफ के समय में सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 60% है, मतलब CCA का 60% क्षेत्र सिंचित किया जा रहा है। रबी के सीजन में आपका 40% इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि रबी के सीजन में केवल 40% ही जो है सिंचित किया जा रहा है क्षेत्र, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि रबी का हमेशा जो है खरीफ से ज्यादा होता है।
लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं। फिर अगर आप इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक, ये चीज होता है। अगर आपका ये 70 है, ये 50 है तो 120% हो जाएगा, ये 60 है, ये 30 है तो 90% हो जाएगा। ठीक, ये चीज होता है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन समझ में आया। अब आगे चलते हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा। आपके बहुत सारे डाउट्स जो आप गलत दिमाग में पाल रखे हैं वो आपका सही होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी, ड्यूटी को आप ऐसे समझिए कि एक क्यूमेक पानी, क्यूमेक का मतलब कर समझते हैं, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड जो है, एक क्यूमेक पानी फसल के पूरे आधार काल में, एक क्यूमेक पानी फसल के पूरे आधार काल में आपके लैंड के जितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है वो उसकी ड्यूटी कहलाती है, उस पानी की। ठीक है, एक क्यूमेक पानी फसल के पूरे आधार काल में जितने एरिया को सिंचित करता है वो क्या कहलाती है, ड्यूटी, पानी की ड्यूटी कहलाती है। ठीक है, अब ड्यूटी का मतलब क्या होगा, यूनिट, यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, हेक्टेयर प्रति क्यूमेक। अब क्या होगा, हेक्टेयर प्रति क्यूमेक, को एक क्यूमेक पानी जितने हेक्टेयर एरिया को सिंचित करता है वही आपकी क्या कहलाती है, ड्यूटी। ठीक है, ये आपका ड्यूटी हो गया। अब बात करते हैं डेल्टा का। डेल्टा क्या है, फसल के पूरे ग्रोथ पीरियड में, बोने के बाद काटने से पहले आप जितना पानी देते हैं, जितनी बार पानी देते हैं, प्रत्येक बार के पानी की गहराई का योग, टोटल योग आपका डेल्टा कहलाएगा। अब बात करते हैं डेल्टा का यूनिट क्या होगा, तो या तो सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्यूमेक डे। एक चीज होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, एक क्यूमेक डिस्चार्ज, एक क्यूमेक डिस्चार्ज एक दिन में जितना पानी देता है वो आपका एक क्यूमेक डे कहलाता है। ठीक है, इसकी यही परिभाषा है, एक क्यूमेक डिस्चार्ज एक दिन में जितना पानी देता है वो क्या कहलाता है, क्यूमेक डे कहलाता है। ठीक, अब आप देखिए ड्यूटी डेल्टा तथा बेस पीरियड में संबंध क्या होता है। ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड, देखिए इसको ड्राइव करना बहुत आसान है, लेकिन अभी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जितना जल्दी हो सकता है प्री की चीजें कवर करनी है, इसलिए आप रिलेशन को जान जाइए, वही बहुत है। डी बराबर आपका होता है 8.64 बी अपॉन डेल्टा, हेक्टेयर प्रति क्यूमेक, जहां पे बी क्या होगा, बेस पीरियड, बेस पीरियड इन डेज, दिनों में आपका बेस पीरियड होगा। डी डेल्टा क्या होगा आपका, ये डेल्टा क्या होगा कि टोटल जो है पानी की गहराई का योग, ये आपका किसमें होगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे जो है मीटर में यूज करेंगे तो जो जैसी आपकी यूनिट रखनी है एमकेएस सिस्टम, उस हिसाब से इसका यूनिट रखेंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी कैनाल है, कैनाल के भिन्न भिन्न जगहों पे ड्यूटी का वेरिएशन क्या होता है। आप अगर देखें तो जो ड्यूटी होती है वो जब रिजर्वायर से मेन कैनाल में पानी छोड़ा जाता है तो जो है ड्यूटी सबसे कम होती है। देखिए ड्यूटी होती क्या है कि एक क्यूबिक पानी जितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है वो आपका क्या कहलाता है, ड्यूटी। मतलब पानी कम हो और एरिया ज्यादा कवर करे तो ड्यूटी ज्यादा होगी, और पानी ज्यादा एरिया कम कवर कर रहा है तो ड्यूटी कम होगी। अब देखिए आप जब मेन कैनाल में पानी जो है आता है तो सबसे ज्यादा डिस्चार्ज उसी में होता है, लेकिन एरिया आप देखेंगे बहुत कम होता है, तो वहां पे ड्यूटी मिनिमम होती है मेन कैनाल की। लेकिन जैसे जैसे फील्ड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो मेन कैनाल से जब आप ब्रांच कैनाल में जाएंगे तो वहां ड्यूटी बढ़ेगी, ब्रांच से जब आप डिस्ट्रीब्यूटरी में जाएंगे तो वहां पे जो है आपकी ड्यूटी बढ़ेगी, डिस्ट्रीब्यूटरी से जो है माइनर कैनाल में जाएंगे तो वहां पे ड्यूटी बढ़ेगी, माइनर कैनाल से आप वाटर कोर्स में जाएंगे वहां ड्यूटी बढ़ेगी, और फिर जब आप फील्ड में पानी को डालेंगे तो देखेंगे आप थोड़ा सा ही पानी ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है तो वहां पे ड्यूटी मैक्सिमम होती है। ये चीज नोट करिए, मेन कैनाल में जो ड्यूटी होती है वो मिनिमम होती है, और अगर यही बात करें फील्ड में
फील्ड में जो ड्यूटी होती है वो आपकी क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, खेत में आपकी जो ड्यूटी होगी वो मैक्सिमम होगी और मेन कैनाल में मिनिमम होगी। अब बात करते हैं कि ड्यूटी को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक। पहला जो होगा वो आपका टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल का टाइप कैसे प्रभावित करेगा। अगर सॉइल आपकी सैंडी है, ग्रेवल युक्त है, तो उसमें वाइट्स ज्यादा होंगे, वाइट ज्यादा होंगे तो पानी ज्यादा पर्कुलेट कर जाएगा, ज्यादा सीपेज हो जाएगा, तो कम एरिया को कवर करेगा, और ज्यादा पानी कम एरिया को कवर करेगा, यानी ड्यूटी आपकी कम हो गई। तो और अगर क्लेई सॉइल है तो वहां पे पानी ज्यादा एरिया को कवर करेगा तो ड्यूटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा है आपका टाइप ऑफ क्रॉप। क्रॉप्स कैसे प्रभावित करेंगी। कोई कोई क्रॉप ऐसी होती है जिनको पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो ज्यादा पानी डालेंगे वो कम एरिया तक जाएगा तो वहां पे ड्यूटी कम हो जाएगी। ऐसी क्रॉप जिनको पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है तो वहां पे ड्यूटी कम हो जाएगी। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है तो आपकी ड्यूटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर लेवल। वाटर लेवल की बात करें तो ये कैसे प्रभावित करेगा। अगर आपका वाटर लेवल ग्राउंड के पास है, जितना नजदीक होगा उतना ड्यूटी बढ़ेगी, क्योंकि पर्कुलेशन आपका कम होगा। ठीक है, जितना वाटर लेवल नजदीक रहेगा उतनी ड्यूटी बढ़ेगी, और जितना वाटर लेवल जो है जमीन सरफेस से नीचे जाएगा उतना ही ड्यूटी आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, अगला है रेनफॉल। रेनफॉल कैसे, अगर आपका रेनफॉल हो रहा है तो ड्यूटी बढ़ जाएगी, रेनफॉल नहीं हो रहा है तो ड्यूटी कम होगी। ठीक है, अब आपकी बात करें, अगला जो है आपका क्लाइमेट। अगर आपका क्लाइमेट आर्द्र है, नमी वाला है तो ड्यूटी ज्यादा होगी। अगर क्लाइमेट आपका शुष्क है तो ड्यूटी कम होगी, क्योंकि पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो जो ड्यूटी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक।